नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अल्पसंख्यक संस्थानों के जरिए करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति की लूट उजागर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जांच से मिली जानकारी और सीबीआई को सौंपा गया मामला। और 100 जिलों के करीब 1500 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में फर्जी पाए गए 830 संस्थान। 5 वर्षों में इन फर्जी संस्थानों के जरिए बांटी गई है करीब 144 करोड़ की छात्रवृत्ति। और आप देखिए कब और कैसे इस लूट का पता चला। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2022 में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को दी जाने वाली पहली से 8वीं तक की छात्रवृत्ति बंद की है। जांच में पाया गया कि एक ही बैंक में लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति जा रही है। और इसके बाद मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों से ऐसे 100 संदिग्ध जिलों का चयन किया और इसकी जांच का जिम्मा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को सौंपा गया। और पाया गया कि इन जिलों में 53% संस्थान अस्तित्व में ही नहीं है। केरल के मलप्पुरम जिले और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हर साल जितने छात्रों को छात्रवृत्ति दिखाई गई है उन संस्थानों की क्षमता भी उतने छात्रों के पढ़ाने की नहीं थी। और 22 छात्रों के बैंक खाते एक ही मोबाइल नंबर पर दर्ज भी थे। अब आप देखिए इस तरह का वाड़ा होता रहता है। एक तो सीबीआई के बारे में याद रखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो आप देखिए भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन परिभाषा नहीं दी गई है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। और देश में आप देखते हैं कि 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ये आप देखिए पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं। इनमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक घोषित किया था। वहीं आप देखते हैं कि 2014 में जैनों को भी अल्पसंख्यक में शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब सीधा सा मतलब आप लोग समझते हैं कि मतलब आप सोचिए कि थोड़ा, एक संस्कृत के 2 शब्दों अल्प यानी कि थोड़ा या कम, संख्या का मतलब होता है कि शब्द का अर्थ होता है दूसरे समूह की तुलना में कम संख्या इनका होना, एक तरह से। ठीक है। पूर्वी लद्दाख में सड़क हादसे में 9 सैनिकर्मी बलिदान हुए। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना कि अगर आप देखिए कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं। क्या है? हमारे सैनिक हैं। कोई भी मौसम हो, अपनी जान की भी एक तरह से परवाह नहीं करते हैं। देखिए लद्दाख ये है, लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सीटों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकेंगे नए मेडिकल कॉलेज। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कॉलेजों पर यह नियम लागू होने की बात हो रही है। समाधानों के लिए आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है भारत में। बेंगलोर में शनिवार को G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समाधानों के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है। जो उपाय भारत में सफल साबित होते हैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से लागू किया जा सकता है। अब आज आप लोगों को G20 के बारे में एक विस्तार से जानकारी नीचे लिखनी है, सामान्य जानकारी। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने रांची भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजा है। उन्हें 24 अगस्त को एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। यह मामला रांची सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ भूमि सहित आप देखिए कई अन्य भूमि की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ईडी पूर्व से ही इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग को केंद्र में रखकर कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, एक तरह से। और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आप लोग झारखंड की बात करें तो बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। ये आप देखिए झारखंड है,
रांची इसकी राजधानी है। क्या है? रांची इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखते हैं कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखेंगे 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है झारखंड। मंदिरों को धन देने पर रोक वाला आदेश वापस लिया, कर्नाटक का मामला है। आलोचना के बाद मंत्री ने कहा कि भ्रम के कारण जारी किया गया था परिपत्र। कहा सरकार का मंदिरों के विकास या मरम्मत कार्य रोकने का इरादा नहीं है। कर्नाटक में आप देखिए कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले चुनाव भी हुए थे। और हमारे देश में आप देखते हैं कि बड़ी विडंबना कह लीजिए आप लोग, काफी राजनीति भी होती है मंदिर मस्जिदों पर। देखिए कर्नाटक ये है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्या है? बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, माफ करिए राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर आप देखिए सिद्धारमैया साहब हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये भी याद रखिए कर्नाटक। इंटरनेट मीडिया पर गलत पोस्ट के भुगतने होंगे परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोस्ट करने से पहले उसके प्रभाव और पहुंच को लेकर रहना चाहिए सतर्क। शीर्ष अदालत ने खारिज की तमिलनाडु के पूर्व विधायक SV शेखर की याचिका। एक बात और आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप देखिए सोशल मीडिया पर काफी अगर कुछ लिखते हैं, कुछ शेयर करते हैं तो ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि आजकल कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 7 वर्ष बाद वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है भारत में। आप देखिए ये 2022-23 में देश में 982 परियोजनाओं के लिए कुल 3,52,624 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये RBI के मुताबिक वर्ष 2014-15 के बाद यह किसी एक वर्ष में निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मामला है। एक तरह से RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 40 करोड़ से अधिक की अफीम के साथ 2 तस्कर देख लीजिए दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। आपने छत्तीसगढ़ में 9 गारंटियों के दे कांग्रेस के विरुद्ध फूंका बिगुल। ये आप सब ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़ी तेजी से आप देखते हैं कि बड़ी आगे राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव है आपके। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है यहाँ। और आप देखिए इसकी सीमा आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, माफ करिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेगी। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा में करेंगे पेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। देखिए समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि कई जाति समुदायों धर्म में विवाह की रीति अलग है, तलाक लेने की रीति अलग है, गोद लेने की रीति अलग है, संपत्ति में बंटवारे की रीति अलग है। तो इन सबको एक करने की बात की जा रही है। तो ये भी याद रखिए। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए उत्तराखंड ये है, देहरादून इसकी राजधानी है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। और आप देखते हैं पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए इसकी सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है इसकी। 4 धाम यात्रा मार्गों पर मुश्किलें बढ़ा रहा है भूधसाव। उत्तराखंड में लगातार हो रही वर्षा से 4 धाम को जोड़ने वाली हाईवे भी भूधसाव की चपेट में है।
और रोज सड़कें धंसने से आप देखिए न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि क्षेत्र में भी खतरा बढ़ रहा है। शनिवार को चमोली जिले में कुमाऊं को जोड़ने वाली कर्णप्रयाग ग्वालदम राजमार्ग के समल सैंड के पास आप देखिए धंसने से यातायात अवरुद्ध हुआ है। अभी आप देखते हैं मानसून भी है, इस समय ज़्यादा ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। 9 साल में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची है। यह आप लोग देखेंगे कि पीएम मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना अहम पड़ाव बताया। 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। 2.03 या आप देखिए लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा है इन खातों में। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल भी रही है। और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 56% खाते महिलाओं से संबंधित। खाता धारकों को करीब 34 करोड़ रुपए कार्ड मुफ्त में दिए गए हैं। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। डीडीए के पूर्व निदेशक की सजा निलंबित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई सजा को निलंबित करने मांग को लेकर दायर की थी याचिका। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि सजा निलंबित करने का नहीं कोई आधार। ये आप देखिए कि दिल्ली विकास प्राधिकरण है ना, उसी के पूर्व निदेशक हैं ओपी गुप्ता। डिजिटल सुरक्षा पर तालमेल की सख्त जरूरत है। आप देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं मिशन अमृत सरोवर के तहत लक्ष्य हासिल करने में पिछड़े 8 राज्य और इन राज्यों में बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समय से पूर्व हासिल किया गया लक्ष्य और जघन्य अपराध करने वाले किशोरों का शीघ्र प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। G20 वैश्विक सम्मेलन के निर्णयों पर स्वास्थ्य मंत्रियों में सहमति और WHO ने स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पर दिया बल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का डिजिटल समाधान करने की बात भी कही है और डिजिटल हेल्थ की पहल स्वास्थ्य सेवा में समानता को देता है बढ़ावा। ये आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक साहब कह रहे हैं टेड्रोस अधनॉम साहब। ये WHO की बात कर लेता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि 7 अप्रैल को आपका क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। गर्भपात के लिए दुष्कर्म पीड़िता की याचिका हाईकोर्ट में स्थगित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा मामले के लंबित रहने के दौरान बहुमूल्य समय हुआ बर्बाद। ऐसे मामले में सुनवाई स्थगित करने का लापरवाह रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस 26 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने संबंधी याचिका की बात हो रही है। कॉलेजियम के प्रस्ताव संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता। याचिका में कॉलेजियम की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। 8 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट भी। इस पर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए कॉलेजियम की किसी भी सिफारिश पर आपत्ति जताने के लिए निश्चित समय अवधि तय करें और यदि किसी नाम पर आपत्ति नहीं की जाती है या निर्धारित समय अवधि पर तक नियुक्तियों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तो ऐसे जजों की नियुक्ति को अधिसूचित माना जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक को लेकर उससे को हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ईरान आप लोग देखिए ये है, ठीक है, ये भारत है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। राहुल बाइक से पहुंचे पेंगोंग झील, बोले पापा कहते थे यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। देख लीजिए आजकल राहुल गांधी भी काफी घूम रहे हैं। बाकी आप देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव अगले साल है। आप देखेंगे ये सब चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद
100 कितना 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, आर्टिकल 324 के तहत। और आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। बिंदेश्वर जी के लिए मिशन थी स्वच्छता। ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और स्वच्छता के अग्रदूत बिंदेश्वर बिंदेश्वर मिश्र पाठक की बात हो रही है। बिंदेश्वर पाठक की विचार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसे सही तरीके से जमीन पर ना उतारा जाए तो फिर वह विचार अप्रासंगिक हो जाता है। बिंदेश्वर पाठक जी ने स्वच्छता के विचार को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक संस्था का रूप दिया था। ये उड़ीसा में भार्गवी नदी तट पर मिला 15वीं सदी के मंदिर का अवशेष। ये आप देखते हैं कि रत्नाचिरा और भार्गवी नदी के बीच की घाटी में बिखरी है पुरातात्विक धरोहर है और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र भगवान राम से भी जुड़े हैं। यहाँ के कई कई प्रसंग आप देखेंगे। और ढीर के अनुसार प्राची घाटी की तरह रत्नाचिरा घाटी में भी पुरातात्विक धरोहर बिखरी हुई है। इनमें ज़्यादातर अस्पष्ट और अज्ञात हैं क्योंकि उनका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। प्राची की तरह आप देखते हैं कि पौराणिक रत्नाचिरा नदी भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है और यह खरपतवार से पटी है और केवल बरसात के वक्त ही इसमें पानी दिखता है। आप देखेंगे। उड़ीसा देखना चाहें तो यह है, देखिए उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। ये आप देखिए रविवार विशेष है, गांव-गांव तक पहुँच बनाती डिजिटल संस्कृति और डिजिटल इंडिया की भी बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार आई है, आप देखते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में तो बढ़ावा मिला है। आदिवासी बहुल गांव में घर घर मिलेंगे डिजिटल साक्षर। और डिजिटल इंडिया संकल्प झारखंड के आदिवासी बहुल पश्चिमी सिंहभूम की जोड़ा पोखर पंचायत में ने आत्मसात कर लिया है और यहाँ घर घर में एक ना एक सदस्य डिजिटल साक्षर अवश्य मिलेगा और इसके लाभ भी देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से आप लेकर भुगतान तक सब सहज और एक क्लिक पर उपलब्ध हो रहा है। पंचायत के काम तो डिजिटली ही हो रहे हैं। अच्छी बात है। आप देखते हैं जागरूक रहते हैं तो परेशानी क्या है। पंचायत भवन में जन सेवा केंद्र QR कोड से बदल दी छवि आप देखेंगे। और विकास पथ पर गांव की दौड़ हुई तेज, ठेले से लेकर दुकान तक हो रहा है ऑनलाइन भुगतान। आजकल आप देखिए सब्जी वाले ले रहे हैं, हर जगह बढ़ रहा है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है आपका और ये आपको प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद करता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलता है। सक्षम भारत की राह। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में स्वाभाविक रूप से अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ ही विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भावी पथ का विस्तार से उल्लेख किया है। चूंकि प्रधानमंत्री अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम बार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित कर रहे थे, इसलिए उनके भाषण पर देश दुनिया की निगाहें कुछ अधिक ही लगी हुई थी। लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे सरकार की भावी दिशा दशा
की झलक मिलती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब ने 2014 से अब तक इस अवसर पर जो भाषण दिए वे कई अहम घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से देश की जनता को न केवल प्रेरित किया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसके आप देखते हैं कि इसके अलावा पारंपरिक कौशल वालों के कल्याण के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें संदेह नहीं कि पिछले लगभग 10 वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और इसका सबसे अधिक श्रेय चुनौतियों से निपटने की प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। यहाँ उनके सक्षम नेतृत्व का ही परिणाम है कि देश कोविड महामारी जैसी वैश्विक चुनौती से निपट सका है। और उस कठिन दौर में जब विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी तब देश की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत संभली रही। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेजी दिख रही है वह पीएम को दूरदर्शी नीतियों का ही प्रतिफल है। अपने संबोधन में उन्होंने देश को यह याद दिलाया कि पिछली सरकारों में किस तरह गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला धन भ्रष्ट तत्वों की जेब में पहुंच जाता था। आज अगर यह स्थिति बदली है तो इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किए गए संस्थागत सुधार हैं। यह उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार लगभग 27 लाख करोड़ रुपए अनेक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजने में सफल रही है और घरेलू मोर्चे पर अनेक सफलताएं अर्जित करने के साथ प्रधानमंत्री ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय मान बढ़ाने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए वे कारण भी गिनाए जिनकी वजह से दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है और इनमें से आप देखिए, एक भारत की युवा शक्ति है। विश्व में 30 वर्ष से कम आयु की सबसे अधिक आबादी भारत में है और इस युवा शक्ति को यह मौका मिला कि वह अपनी ऊर्जा और संकल्प से देश को वह समृद्धि प्रदान करे जो कभी भारत की पहचान हुआ करती थी। यह अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को वह दीमक बताया जो देश की संभावनाओं को खोखला कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भ्रष्टाचार को हर कीमत पर जड़ से मिटाने की बात कहकर नए सिरे से साफ कर दिया कि वह इसे सहन करने को तैयार नहीं है। उनका यह संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निचले स्तर पर आप देखिए भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल रसूख वाले तत्वों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई तेज की और इसका प्रमाण यह है कि केवल प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है। इसके बाद भी यह एक यथार्थ है कि नेताओं और नौकरशाहों का एक वर्ग अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका यह प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसे सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बताया और उससे यह आस बंधी है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के प्रयास और तेज होंगे। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस लिहाज से आप देखिए अगले 25 वर्षों को अमृतकाल माना जा रहा है और लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आने वाले 5 साल सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताए हैं। उनका मानना है कि सशक्त सक्षम भारत बनाने के लिए इन 5 वर्षों में जो कार्य किए जाएंगे वे अगले 1000 साल का समृद्ध भारत बनाने का आधार तैयार करेंगे। देश की आर्थिकी की जिस गति से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए इसमें संदेह नहीं है कि 2047 तक भारत आर्थिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र में होगा। लेकिन विकसित देश की कसौटी का केवल यही पैमाना नहीं है और कोई देश विकसित तब बनता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं के जरिए लोगों को सुगम जीवन की अनुभूति भी कराए। नागरिक एवं बुनियादी सेवाओं के ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आप देखिए निवेश के साथ राज्यों के शासन प्रशासन को हर स्तर पर इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी। इस इच्छा शक्ति का अभी अभाव ही दिखता है और इसी कारण हमारे बड़े शहर भी अपेक्षित नागरिक सुविधाओं से लैस नहीं है। स्पष्ट है कि सरकारी कामकाज में गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने के लिए व्यापक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने इन सुधारों पर जोर देने के साथ ही आप देखिए नागरिकों से भी यह अग्रसर कर रहे हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग सचेत होना होगा और देश की व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आम नागरिकों का रवैया भी दोषी है। आम नागरिकों में आप देखिए नियम कानूनों की अनदेखी की जो प्रवृत्ति नजर आती है उसके पीछे अपनी जिम्मेदारी ना समझने का भाव ही है और फिर यह है भाव अनुशासनहीनता के रूप में नजर आता है।
आम लोगों को समझना होगा कि देश के लिए उन्होंने अपने नागरिक दायित्वों के प्रति वैसा ही समर्पण दिखाना होगा जैसे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में परिवारवाद से लड़ने का जो संकल्प जताया वह समय की मांग है। परिवारवाद सामाजिक न्याय के साथ साथ देश की प्रगति में भी बाधक है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के भी विरुद्ध है। लोकतंत्र जनता जनता द्वारा और जनता के लिए सिद्धांत पर चलता है, जबकि परिवार आधारित दलों के लिए परिवार ही सब कुछ होता है। अगर लोकतंत्र को और मजबूत करना है और विकास की गति तेज करनी है तो भ्रष्टाचार व परिवारवाद को पूरी तरह समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के एजेंडे को रेखांकित कर दिया है। अब देश को भी उनके इस एजेंडे को पूरा करने के लिए उनके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। संजय गुप्त के द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। एक नेताजी का कुर्सी प्रेम। ये चुनाव के समय नेताजी की मुख मुद्रा को भांप पाना बड़े से बड़े ज्योतिषी के भी वश की बात नहीं है। तंज कसा जा रहा है, हास्य व्यंग्य है एक तरह से, पढ़ लिया करिएगा। प्रधानमंत्री जन खातों की संख्या 50 करोड़ की पार पहुंची। संख्या करोड़ में आप देखिए 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी ना जनधन योजना, तो आप देखिए अगस्त 2015 तक ये आप देखते हैं कि 17.74 थी। 2016 में 23.74 हो गया। 2017 में आप देखते हैं कि 29.52 हो गया। करोड़ में है ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2018 में 32.41 हो गया। 2019 में 36.71, 2020 में 40.34, 2021 में 43 और 2022 में आप देखिए 46.30 और अगस्त 2023 में आप देखिए 50.01 करोड़ हो गई। तो इस तरह से बड़ा है। अहंग का त्याग। ये प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर अहंग की एक लकीर लिए घूम रहा है। आश्चर्यजनक तो यह है कि वह यह लकीर नहीं देख पाता है, बल्कि अपने सामने वाले की अहंग की लकीर को वह देख सकता है और माप भी सकता है, लेकिन यह देखते हुए भी बदलना आपको है, अपने अहंग को त्यागना आपको है। एक काम आप लोग देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ना है तो आप लोग अपनी गलती स्वीकारने में टाइम मत लगाया करिएगा। कितना अगर गलती हुई तो बोल दीजिए सॉरी, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आप देखिए बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी उन्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, उसी को अहंकार कहते हैं। या अपने में जो कमियां हैं वो ना दिखाई दे के दूसरे की कमियां दिखाई दे रही, उसी को अहंकार करते हैं। और एक और काम किया करिएगा, योगा करते रहा करिएगा, आपको अपने आप से मिलने का एक तरह से आप देखते हैं कि सौभाग्य मिलता है। जनधन योजना की उपलब्धि जो आपको बता रहे हैं कि इतना हो चुका है सब। स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का वैसे ही अभाव है, उस पर वर्षा काल की चुनौतियों ने तो ग्रामीणों को मझधार में ला खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में आप देखिए लगातार जो वर्षा हो रही है। सामने आई कोरोना वायरस की चतुराई। दुनिया ने कोरोना वायरस का प्रकोप थमने के बाद चैन की सांस ली है, लेकिन कोविड-19 का विकास उसमें परिवर्तन जारी है। विज्ञानी इस पर कड़ी नजर रखे हैं ताकि अधिक खतरनाक वेरिएंट सामने आने पर वे त्वरित कार्रवाई कर सके, और भी अन्य कोरोना वायरस पर भी नजर रख रहे हैं जो मनुष्यों में फैल सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए भविष्य में बड़ा खतरा बन सकते हैं। कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करता है, इस बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं और इनमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि कोरोना वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जंप करने में इतने माहिर क्यों हैं। और इस खोज से विज्ञानियों को इस बात का बेहतर अनुमान लगाने में भी आप देखिए मदद मिलेगी कि कोरोना वायरस भविष्य में कैसे विकसित होगा। कोविड महामारी के दौरान इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि यह वायरस किस तरह मानव कोशिकाओं पर पाए जाने वाले ACE2 नामक प्रोटीन को हाईजैक करके कोशिकाओं में घुसपैठ करता है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में नई शोध से पता चलता है कि संक्रमण के लिए ACE2 की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप देखिए वायरस के पास दूसरे साधन भी है जिनका उपयोग वह कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए कर सकता है। कोरोना वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए कई रास्तों का उपयोग कर सकता है। यह वायरस अन्य प्रोटीन के साथ भी बंध सकता है। यह कोशिकाओं में घुसपैठ करने के लिए दूसरे प्रोटीनों का उपयोग कर सकता है। शोध से पता चला है कि यह वायरस बिना किसी ACE2 रिसेप्टर वाली कोशिकाओं से भी बन सकता है और उन्हें संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि यह विभिन्न प्रजातियों को संक्रमित करने में बहुत सक्षम है। कोविड-19 फैलाने वाला वायरस कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए सामने के दरवाजे के रूप में ACE2 का उपयोग करता है, लेकिन यदि सामने का रास्ता अवरुद्ध है तो वह पीछे के रास्ते का भी उपयोग कर सकता है।
और इसका मतलब है कि वायरस फैलता रहेगा और नई नई प्रजातियों को संक्रमित करता रहेगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप देखें यह किसी विशेष प्रजाति के सामने वाले दरवाजे का उपयोग करने के लिए अनुकूल नहीं हो जाता। इसलिए नए वायरसों से सावधान रहना होगा जो हमें संक्रमित करने के लिए यह तरीका अपना सकते हैं। कोविड-19 ने दुनिया भर में लगभग आप देखिए 70 लाख लोगों की जान ले ली है। दुनिया में इस समय कोविड का एक नया स्ट्रेन EG5 उभरा है। कोरोना वायरस का नए रूपों में उभरने का मतलब है कि अब हम अपनी सजगता में जरा भी ढील नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कितने लोगों की जान ले चुका है, कितने परिवारों को उजाड़ चुका है कोरोना। ये छोटी छोटी आप देखते हैं कॉलम है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। हिंदी फिल्मों में साम्यवादी षड्यंत्र। पिछली सदी में बनी कई हिंदी फिल्मों को गौर से देखने पर समझा जा सकता है कि उन्हें उनमें राजनीतिक विचारों का भी समावेश किया गया है। स्वतंत्रता के बाद अगले कई दशकों तक हिंदी फिल्मों में साम्यवादी विचारधारा प्रभावी रही। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी माना जाता है कि कम्युनिज्म ने वह भी बहुत हद तक प्रभावित थे। अनेक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख किया गया कि हालिया रिलीज एक वेब सीरीज में भी इस बात में इशारा किया गया। ऐसे कुछ संबंधित तथ्यों के बारे में भी समझा जाना चाहिए। ये पर्यावरण हितैषी ऊर्जा को बढ़ावा, अक्षय ऊर्जा दिवस। ऊर्जा के लिए दुनिया भर में कोयला, गैस, पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक साधनों का उपयोग होता रहा है, परंतु ये साधन धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात हो गई, जल से ऊर्जा बनाने की बात हो गई, पवन से ऊर्जा बनाने की बात हो गई। ये किताबें आप लोग देख सकते हैं। फिर दो राहे पर इस्लाम, यह पुस्तक इस्लामिक इतिहास के उदय से लेकर वर्तमान में उसके समक्ष खड़ी चुनौतियों और समस्याओं तक का क्रमवार वर्णन करते हैं। स्वच्छता की अग्रदूत, चलिए आप लोग पढ़ सकते हैं। गंगा की सहज जीवंतता से साक्षात्कार, भारतीय चिंतन परंपरा के महान लेखक विद्यानिवास मिश्र ने नदियों को लेकर अनेक निबंध लिखे और जिन्हें गंगा नदी पर केंद्रित करते हुए इस पुस्तक में विश्लेषित किया गया है। दिलचस्पी हुआ करे तो पढ़ सकते हैं कि ले सकते हैं किताब। जो आप देखिए निवेश जो बढ़ा है ना सबसे ज़्यादा 2022-23 में, इसके कारण क्या है? सरकार की तरफ से सड़क, पुल, बिजली में निवेश बढ़ाया गया। निवेश चक्र को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए। भारत की निवेश संभावनाओं को लेकर बढ़ते भरोसे का भी असर इसमें देखने को मिल रहा है। मूर्खों की रैली में को मूर्खों की जरूरत होती है। मूर्खों की रैली ये वाक्य भारतीय निवेश की दुनिया में शायद ही सुनने को मिले। इसकी मिसाल आसानी से मिल जाएगी। आइए पहले इसकी परिभाषा गौर करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि हमारे लिए इसके मायने और संदर्भ एक ही है। मूर्खों की रैली से मतलब है किसी एक स्टॉक की वैल्यू में या फिर पूरे मार्केट में आने वाला छोटा और बिना वजह का उछाल, यानी ऐसी रैली जो तर्कहीन हो। थोड़े समय का ये उछाल अक्सर ऐसे निवेशकों को लुभाता है जो निवेश की कला से अनजान होते हैं। ये निवेशक नुकसान झेलने के बाद ही अपने तमाम भ्रमों से बाहर निकलते हैं। शेयर मार्केट में आप लोग निवेश करते हैं तो अच्छा कॉलम लिखा जाता है। कंपनी से किराया मुक्त आवास लेने वालों पर बढ़ेगा नगद वेतन। ये आप देखिए एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो रहा है। आयकर विभाग ने शनिवार को बताया दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन किया जाएगा। इन बोर्ड की संचालन प्रक्रिया ईमेल पर आधारित होगी। सभी प्रकार की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। केंद्र ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा तय की है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा तय की। इसके अनुसार 1 किलो हाइड्रोजन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 किलोग्राम के बराबर या इससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को। प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगा। बुआई में कमी हो सकती है। दाल संकट। ये रतन टाटा को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। मुंबई में शनिवार को प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उद्योग जगत और राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। सम्मान में 1 साल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह सम्मिलित था। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इमरान को अटक जेल में दिया जा सकता है जहर। बुशरा बीवी इनकी बीवी कह रही हैं, आप देखते हैं। और ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं।
गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से नाराज लोग सड़क पर उतरे। ये आप देखते हैं यहाँ कब्जा किए हुए है ना पाकिस्तान, उसी की बात हो रही है। ताइवान के उपराष्ट्रपति के अमेरिका जाने पर बौखलाया चीन, शुरू किया युद्धाभ्यास। ये ताइवान आप लोग देखेंगे, यहाँ ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है, और जब भी आप देखिए अन्य देश का कोई भी यहाँ की यात्रा करता है तो वो चाइना गुस्सा हो जाता है। चुनाव परिणाम लटकने के प्रयास मामले में सरेंडर कर सकते हैं ट्रंप, और 18 सहप्रतिवादियों पर 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने की साजिश का आरोप लगा था। फुलटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस ने ट्रंप के आत्मसमर्पण के लिए 25 अगस्त की समय सीमा तय की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेटे के वित्तीय लेन देन की जांच पर साधी चुप्पी। बाइडेन साहब ने अपने बेटे। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया मिलकर करेंगे चीन का मुकाबला, प्रगाढ़ होंगे सैन्य आर्थिक संबंध। $46.3 करोड़ के मेडिकेयर घोटाले में भारतवंशी को जेल, टेली मार्केटिंग कॉल के जरिए मेडिकल लाभार्थियों को बनाया निशाना। कैंसर अनुवांशिक परीक्षण का झूठा दावा करने कर की $करोड़ों की हेराफेरी। ये भारतवंशी लैब मालिक मिनाल पटेल की बात हुई। तैराकी में आकांक्षा रखने वालों के लिए पेड़ा बना दिव्यांग फलस्तीनी नागरिक। देख लीजिए, एक खेल का क्षेत्र है। आप देखिए, ये आप देखिए, मेरे लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन था, अंतिम कह रही अंडर-20 जूनियर चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान है ना, उन्हें वही कह रही है। ये भारत का आज होगा पाकिस्तान से सामना। भारत और पाकिस्तान की पुरुष दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम रविवार को बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ विश्व खेल 2023 में अपने शुरुआती मुकाबले में आप देखते हैं ये टकराएंगे। मेहुली ने हासिल किया ओलंपिक कोटा, युवा निशानेबाजी है मेहुली घोष। प्रज्ञानंद ने कारू आना को बराबरी पर रोका। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने यह फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के पहले गेम में अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी, ये आप देखिए, फेबियानो कारुआना को ड्रॉ पर रोक दिया है। तीरंदाजों ने जीते स्वर्ण पदक। भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विश्व कप के चौथे चरण में शनिवार को यहाँ पुरुष और महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले और पृथ्वीश मेज जावड़कर ने चौथी वरीयता प्राप्त। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने क्रस सैप, जेम्स लुत्ज और सायर सॉलिवन की दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी टीम को 232 से हराया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के पहले दिन भारत को मिली निराशा। 3000 मीटर स्टीफल चैज के फाइनल में नहीं पहुंच सके अविनाश। पुरुषों की पैदल चाल में भी खराब रहा प्रदर्शन। खिलाड़ी को उसके पिता के कृत्यों की सजा नहीं दी जा सकती, हाईकोर्ट कह रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला शूटर पर कस्टम केस खारिज कर दिया है। सत्य के लिए सुदीर्घ संघर्ष की सफलता का प्रतीक है राम मंदिर, चंपत राय कह रहे हैं। ये आप देखिए, नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 15 से 26 जनवरी 2024 तक आप देखिए तक संयोजित है। ये आपसे भी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, भव्य, उसी की बात है। नाम अंतिम मगर लक्ष्य हमेशा पहला स्थान रखती है। ये आप लोगों के लिए क्या रहता है, मोटिवेशनल स्टोरी रहती हैं, देख लिया करिएगा। और आजकल आप देखिए, लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है, जहां भी मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रही हैं। छोटी सी टिप और दुनिया भर में छा गई पीएम की नन्ही दोस्त। देश की सबसे कम उम्र की बाल पुरस्कार विजेता रही मेरठ की ईहा दीक्षित अपने पर्यावरण प्रेम के लिए अब दुनिया भर में ख्यात है। 275 सप्ताह में 20,000 पौधे रोपने पर उन्हें हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लगभग 5.5 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मटका विधि से पौधारोपण का एक छोटा सा टिप
टिप दिया था और यही टिप उन्हें अवार्ड दिलाने में सबसे ज़्यादा सहायक रहा सिद्ध हुआ। 2019 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरो पुरस्कार भी मिला था। और 2022 में यूनाइटेड नेशंस की ओर से आयोजित वर्ल्ड पीस समिट की नीट नोट पुरस्कार मिला था। देख लीजिए, रायसेन की छोटी छोटी पहाड़ियों से एल्ब्रस तक का सफर। या आप देखिए, यूरोप की सबसे ऊंची एल्ब्रस पर तिरंगे के साथ अंजना यादव आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बना वाइकिंग 1। 1975 में आज ही के दिन नासा द्वारा लॉन्च वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था और टाइटन प्रक्षेपण यान का उपयोग करके इसे लॉन्च किया गया था। वाइकिंग 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतरा था और पहली बार इसने ग्रह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजी थी। नासा की बात करें तो आप देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, कहाँ की? अमेरिका की। और हमारी कौन सी? इसरो है। इसरो के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग दीजिए जरूर। और नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 29 जुलाई 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। रोनाल्ड रास ने मादा एनाफिलीज मच्छर की पहचान की। 1897 में आज ही के दिन ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रास ने मादा एनाफिलीज मच्छर की पहचान की थी, जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी का कारण है। इससे मलेरिया के इलाज की राह खुली। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला और इस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं त्रिलोचन शास्त्री। प्रख्यात कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। शुरुआत में अनेक पत्रिकाओं से संबद्ध रहकर कार्य किया। उनका पहला कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि दिंगत उनके चर्चित कविता संग्रह ताप के लिए तार हुए दिन संग्रह के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहानी, गीत और गजलों से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 1995 से सन 2001 तक वह जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। यह आप देखेंगे 6,900 फीट की ऊंचाई पर पिनोरिथमी। बुल्गारिया के वाब्रेका झील के पास शनिवार को रीला पर्वत की चोटी पर हजारों तीर्थयात्री नए साल का लौकिक स्वागत करने के लिए पहुंचे। पहली बार बिखरेगी कमल से बने परफ्यूम की सौगंध। नाम है फ्रोटस। CSIRNVRI और FFDC ने 3 माह के शोध के बाद किया ये तैयार। इत्र कारोबारियों ने बनाने में दिखाई रुचि। इसी वर्ष के अंत तक बाजार में होगा उपलब्ध। 100 मिलीमीटर की बोतल तैयार की गई। इसकी कीमत 2,000 रुपये हो सकती है और इससे कहा जा रहा है कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। लार की जांच से पता चल सकेगा दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा। ये अनुसंधान होता रहता है। सोमवार से अगले 6 महीने तक भोर में चमकेगा शुक्र। सौरमंडल का चमकीला और सर्वाधिक खूबसूरत ग्रह है ना शुक्र। फास्फीन गैस की मौजूदगी से सूक्ष्म जीवन की जताई जा रही यह संभावना शुक्र ग्रह पर। शनि पर आते हैं 100 साल तक चलने वाले तूफान। शोध के निष्कर्ष को साइंस एडवांस से जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शनि ग्रह का बाह्य भाग मुख्य रूप से गैस का बना होता है। वाड़ी क्लॉक के साथ खिलवाड़ के गंभीर दुष्परिणाम होने की बात हो रही है। हाल में विज्ञानियों ने वाड़ी क्लॉक की अनियमितताओं के कारण को समझने के इससे बचाव के लिए एक गणितीय मॉड्यूल का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने बताया कि शरीर की सर्कैडियन लय में रुकावटों के अवधि के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। और सर्कैडियन शब्द लैटिन वाक्यांश सार्का डायम से बना है, जिसका अर्थ है एक दिन के आसपास। सर्कैडियन लय 24 घंटे की शारीरिक घड़ी बॉडी क्लॉक को संदर्भित करता है, जो प्रकाश में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करके हमारी नींद और जानने के चक्र को नियंत्रित करता है। रस्सी कूदकर बिल्ली ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देख लीजिए, ये वॉशिंगटन अमेरिका की खबर है। ये 10वीं शताब्दी के मंदिर परिसर में आकर्षक कलाकृति। इंडोनेशिया की योग्याकर्ता स्थित 10वीं शताब्दी के प्राम्बानन हिंदू मंदिर परिसर में अमेरिका कलाकार ब्रैन डोनेली द्वारा सृजित आर्ट इंस्टॉलेशन। यह कलाकृति शनिवार को आगंतुकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र रहा है। याद रहे, प्राचीन प्राम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक और यूनेस्को विश्व धरोहर में से भी शामिल है।
यूनेस्को की बात हुई है, इसके बारे में बता देता हूँ। इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? हर साल पूछे जा रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखिए, छोटी छोटी खबरें हैं, ये भी देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।